हेलो बच्चों, मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल CMD में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। ठीक है ना, MCQ आपने देख लिया होगा। देखिए, असर्शन रीजन के लिए वही कहानी है बेटा। ए ऑप्शन तब होगा जब असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हो और रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा होगा। बी तब हम ऑप्शन करेक्ट करेंगे जब असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हों बट रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन न कर रहा हो। ठीक है ना। सी ऑप्शन तब करेक्ट होगा बेटा जब असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, यानी असर्शन आपका सही हो और रीजन क्या होगा, इनकरेक्ट हो। डी तब ऑप्शन लगाएंगे जब असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज द करेक्ट। देखिए, आपको बता दें कि जब भी असर्शन इनकरेक्ट हो जाए तो आपको आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, डी ऑप्शन तुरंत लगा दिया कीजिए। क्यों? क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर असर्शन इनकरेक्ट होता है। ओके, तो चलिए बेटा, हम लोग बिना टाइम किल किए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य एक ही है। MCQ असर्शन रीजन तो एक बहाना है, मुझे पूरी केमिस्ट्री पढ़ाना है। ये मेरा थीम है कि हम असर्शन रीजन भले से लेते हैं, MCQ भले से लेते हैं, लेकिन बेटा उसमें हम ब्रीफली स्टडी कराने की कोशिश करेंगे ताकि आपके उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके, चाहे नीट के हों, चाहे JEE के हों, चाहे एकेडमी के हों। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट्स गो। देखिए, क्वेश्चन में फर्स्ट क्या करा है, असर्शन करा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एट द कैथोड। आपको बता दें बेटा, ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो कि मैंने बताया भी था कि देखिए, जब भी सॉल्यूशन लेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट का हम सॉल्यूशन लेंगे बेटा, तो ये तो ब्रेक होगा ही, कॉपर एंड सल्फेट आयन में तो ब्रेक होगा ही, बड़े ध्यान समझिएगा। ठीक है ना, सल्फेट आयन। लेकिन बेटा जब एक्वा सॉल्यूशन आपने लिया है इसका, तो ये भी ब्रेक होगा हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। बात समझ में आ रही है बेटा? अब देखिए, पॉजिटिव वाले कहाँ जाना पसंद करेंगे, कैथोड प्लेट की तरफ जाएंगे। ठीक है ना, और ये कहाँ जाना चाहेगा, एनोड पर जाना चाहेगा बेटा। तो देखिए, अगर मैं पूछूं कि एनोड पर कौन जाएगा, तो बेटा याद करिए सलोनी हाई CBI, ये ट्रिक मैंने बताया था, या कि सल्फेट है तो उससे अधिक पहुँचने का चांसेस नाइट्रेट का होगा, फिर हाइड्रोक्साइड का होता है बेटा, फिर क्लोराइड का होगा, फिर ब्रोमाइड का होगा, फिर आयोडाइड का होगा। सलोनी हाई CBI ट्रिक मैंने बताया था आपको। ठीक है ना, पिछले जो MCQ में है उसमें भी मैंने ब्रीफली बताया था आपको बेटा। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, अगर सल्फेट और हाइड्रोक्साइड में देखा जाए तो सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी, हाइड्रोक्साइड की। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड जाएगा, और जब भी हाइड्रोक्साइड एनोड पर जाएगा तो ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करता है। किसको रिलीज़ करता है बेटा, ऑक्सीजन गैस को। ठीक है ना। अब कैथोड पर अगर हम देखें नॉर्मल तरीके से, तो कैथोड पर क्या होगा, कॉपर और हाइड्रोजन दोनों कंपटीटर पहुंचेंगे। लेकिन आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा जिसके SEP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है, वो कम वाले को डिस्प्लेस करके खुद डिपॉजिट होता है। तो कॉपर हाइड्रोजन में अगर आप देखेंगे तो कॉपर की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होती है वो हाइड्रोजन से अधिक होती है ना, अधिक होती है। तो यहाँ पर कॉपर जो है डिपॉजिट होगा कैथोड पर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहानी कुछ और आ रही बेटा। जब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होता तब ये कहानी होती, लेकिन यहाँ पर क्या करा है कि कॉपर सल्फेट को तो लिया, ध्यान देना, कॉपर सल्फेट को तो लिया बेटा वाटर सॉल्यूशन, ये ब्रेक हो गया क्यूप्रिक आयन प्लस सल्फेट आयन। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स भी बेटा इनर्ट नहीं है। कौन सा लिया है, कॉपर। और एक चीज़ बता दो बेटा, जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स जो यूज़ किए हैं उसी का इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो ये तो कैथोड पर जाएगा। अब कैथोड पर क्या होगा बेटा, कैथोड पर क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है। AOCR बताया था ना, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन होगा। तो ये क्यूप्रिक आयन जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा किस में, कॉपर में बेटा रिड्यूस होगा। किस में रिड्यूस्ड हो जाएगा, कॉपर में। अच्छा, एनोड पर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, जब उसी मेटल, उसी जिस इलेक्ट्रोलाइट्स को ले रहे हो उसी का बेटा मेटल इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, तो सल्फेट के पहले ही कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होना शुरू कर देगा। क्या करेगा, ऑक्सीडाइज्ड होना शुरू कर देगा एनोड पर। ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग देखें क्वेश्चन में, तो कहा क्या रहा है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड से ही, देखिए महानता है। अगर कॉपर इलेक्ट्रोड का नाम नहीं दिया होता तो पहले वाला कंडीशन होता है, यानी यहाँ से कॉपर तब डिपॉजिट होता है। हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एट द कैथोड, तो बेटा एक गलत कह रहा है, हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। कौन रिलीज होगा, कॉपर रिलीज हो रहा है कैथोड पर, है ना। एनोड पर भी कॉपर ही रिलीज होगा। तो बेटा यहाँ पर असर्शन गलत हो गया। मैंने कहा था जब भी असर्शन गलत हो जाए तो आंख मुद करके डी पर टिक लगा दो। फिर हाँ, रीजन देख लीजिए, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्यूप्रिक आयन टू कॉपर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन।
यानी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहा है कॉपर का हाइड्रोजन से अधिक है, तो ये तो सही करा बेटा, ये तो सही है, ठीक है ना। तो एसर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज पर करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन बेटा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हम लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है बेटा। अब क्या कह रहा है, मरकरी सेल डज नॉट गिव स्टडी पोटेंशियल, यानी मरकरी सेल को कह रहा है कि वो जो है अपने पोटेंशियल को कांस्टेंट नहीं रखता है, ठीक है ना। ये भी बेटा गलत कह दिया। मरकरी सेल ही एक ऐसा सेल है जो पूरी होल लाइफ, पूरे लाइफ टाइम तक बेटा वह अपने पोटेंशियल को कांस्टेंट बनाए रखता है, पूरी लाइफ टाइम तक कांस्टेंट बना रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार के आयंस का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो जब आयन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कंसंट्रेशन में चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है ना। तो रीजन कह रहा है कि इन द सेल रिएक्शन आयंस आर नॉट इन्वॉल्व इन सोल्यूशन। यस, रीजन तो सही कह रहा है बेटा, बट एसर्शन ही गलत कह दिया। तो क्या करना है, आँख मूंद करके डी को टीप दो बेटा। क्या करना है, डी को टीप देना है। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते बेटा। देखिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेटा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और अधिक से अधिक आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट भी किया कीजिए, तो अच्छा लगता है बेटा, वो हमारे लिए कैटलिस्ट का काम करता है। और साथ ही साथ आप इसको शेयर भी करें, ये मेरा प्यारा सा रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में एसर्शन में कह रहा है कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, है ना। जी बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि कॉपर जो होता है हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। मैंने बताया था बेटा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे जैसे आप आगे जाएंगे रिएक्टिविटी पावर जो होती है घटती जाती है। तो मैंने बताया था लीला का बाप, देखो स्कूटर कार ना मांगे, अली महान जान कर फेंके सीढ़ी कोई, निकले शंकर पार्वती, है काम का कौन कौन, सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड। इसका मतलब हो गया बेटा कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे रिएक्टिविटी पावर घटती जाएगी। ठीक है, लीला का बाप मतलब लिथियम पोटेशियम बेरियम ये ट्रिक है, ठीक है ना। तो इसके बेस पर अगर देखा जाए तो देखिए जो जैसे से आप आगे बढ़ते जाएंगे रिएक्टिविटी पावर घटती जाएगी। तो हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है तो कॉपर की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि रीजन ई नॉट क्यूप्रिक आयन इज नेगेटिव। नो बेटा, देखिए हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं उनका ACP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा बेटा नेगेटिव में आता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 0 होता है। और हाइड्रोजन के नीचे बाद में आने वाले जितने भी हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, मरकरी, प्लेटिनम, गोल्ड, इन सब का बेटा हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो बेटा एसर्शन जो कह रहा है वो तो सही है बट रीजन इज इनकरेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऐसे सिचुएशन बेटा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है कि कॉपर सल्फेट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन जिंक वेसल। अब सोचो बेटा कॉपर और जिंक में बेटा पहले कौन आता है, जिंक आता है। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा, तो क्या करना चाहिए, क्या कॉपर सल्फेट को जिंक के कंटेनर में रखेंगे तो उचित है? नहीं, क्योंकि जिंक जो होता है ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है और कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना लेगा। पता चला रखा है आपने कॉपर सल्फेट और बन गया जिंक सल्फेट, ठीक है ना। तो एसर्शन सही करा है कि कॉपर सल्फेट का नॉट बी स्टोर्ड इन जिंक वेसल्स, नहीं रखना चाहिए बेटा, उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब रीजन क्या करा है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। येस, तो बेटा दोनों सही करा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बेटा। एसर्शन क्या करा है कि करेंट स्टॉप्स फ्लोइंग व्हेन ई सेल इज 0। बेटा कह रहा है करेंट स्टॉप्स फ्लोइंग व्हेन ई सेल 0। बेटा जब ई सेल 0 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, उस सिचुएशन में जानते हैं कौन सी स्टेट्स आ जाती है, इक्विलिब्रियम स्टेट्स आती है। कौन सी स्टेट्स आती है, इक्विलिब्रियम। और जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो न तो इलेक्ट्रॉन और न ही करंट फ्लो करते बेटा, ठीक है ना, न इलेक्ट्रॉन न ही करंट फ्लो करेगा। यानी ये तो सही कह रहा है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है रीजन में, इक्विलिब्रियम ऑफ द सेल रिएक्शन इज अटेंड। बिल्कुल सही, अभी तो बताया मैंने बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलो आगे चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कह रहा है असर्शन में फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन NaC सोर्स्ड इज यूज्ड। बेटा कह रहा है कि जब भी आप रेजिस्टेंस पता करना चाहते हैं किसका, आयनिक सॉल्यूशन का, तो AC यानी अल्टरनेटिव करेंट ही यूज करना चाहिए, ठीक है ना। अब रीजन में क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन विल चेंज इफ DC सोर्स इज यूज्ड। यस, गुड, दोनों सही करा बेटा। हम जब भी बेटा बता दें आपको कि जब भी हम मेजरिंग करते हैं आयनिक सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस का, तो ऑलवेज
अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करते हैं, यानी बैटरी वगैरह से हम पता नहीं करते बल्कि लाइट यूज़ करते बेटा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। अब क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन विल चेंज इफ डीसी सोर्स इज यूज्ड। अगर डायरेक्ट करंट का आप यूज़ करेंगे तो जो आयनिक सॉल्यूशन है ना उनका कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है बेटा। तो दोनों बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्यारा प्यारा क्वेश्चन, प्यारा प्यारा लाइक, प्यारा प्यारा कमेंट होना चाहिए। चलो बेटा, एसर्शन क्या कहता है? एसर्शन करेक्ट, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इंक्रीजेज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पर होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोरेट्स मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए यहाँ पर, विथ डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन। बेटा कंडक्टिविटी कह रहा है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की इंक्रीज करती है। कंडक्टिविटी डिक्रीजेज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इंक्रीजेज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स विद डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन। जी गलत कह रहा है बेटा, गलत कह रहा है। देखिए आपको बता दें कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। कब? जब हम उसको डाइल्यूट करेंगे बेटा। अच्छा, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन का अपोजिट क्या होता है बेटा? डाइल्यूशन। कुल मिलाकर के कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है तो डाइल्यूशन बढ़ रहा है, और जब डाइल्यूट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी तेज़ी से बढ़ती है बेटा, तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ गलत कह रहा है, ये बिल्कुल गलत है। कुल मिलाकर के 7th का एसर्शन पहले गलत कर दिया तो आपको आगे बढ़ जाना है बेटा। क्या होगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट। 7th का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए एसर्शन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन गिव्स क्लोरीन एट एनोड इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन गिव्स क्लोरीन एट एनोड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। बेटा कह रहा है कि NaCl का जो सॉल्यूशन होता है एनोड पर ऑक्सीजन की बजाय क्लोरीन को क्या करता है? रिलीज़ करता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, देखिए वही कहानी आ गई, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। यहाँ देखिए सोडियम आयन आ जाएगा और क्लोराइड आयन आ गया, ठीक है ना बेटा। वाटर थोड़ी रुक चुप बैठने वाला है, वो भी क्या करेगा? टांग अड़ाएगा यहाँ पर, वो भी भेज देगा अपने ग्रुप को। अब ध्यान देना, अगर मैं पूछूं बेटा कि यहाँ पर कैथोड पर कौन जाएगा, तो ये दोनों कैथोड पर जाने वाले हैं। तो कैथोड पर सोडियम हाइड्रोजन में से बताइए किसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बेटा अधिक आती है, या कौन बाद में आता है? जो बाद में आता है वो पहले डिपॉजिट होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ से डिपॉजिट होता H2 गैस के फॉर्म में। लेकिन ये नहीं पूछ रहा बेटा, कैथोड पर नहीं पूछा, एनोड पर पूछ रहा है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड में कौन जाएगा, ठीक है ना। देखिए जब भी हाइड्रोक्साइड अगर जाएगा तो ये ऑक्सीजन देगा, लेकिन आपको बताया था सलोनी हाई CBI, बेटा हाइड्रोक्साइड के बाद क्लोरीन आता है, यानी क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो हाइड्रोक्साइड के पहले कौन पहुंच जाएगा? क्लोराइड, और क्लोराइड जब पहुंचेगा तो क्लोरीन गैस को रिलीज़ करेगा। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही 100%। अब रीज़न क्या कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड रिक्वायर्स ओवर वोल्टेज, है ना, रिक्वायर्स ओवर वोल्टेज। फॉर्मेशन होगा ऑक्सीजन का जब हम उसमें ओवर वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। तो बेटा दोनों सही कह रहा है। जब दोनों सही कह रहा है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बेटा। क्या कर रहा है एसर्शन? 9 में ध्यान दीजिए, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा देखो कंसंट्रेशन, ध्यान देना बेटा, कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन दो चीज़ें होती हैं, है ना। कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? गाढ़ा सॉल्यूशन, जब उसमें पानी मिला दोगे तो डाइल्यूट हो जाएगा। अब कह रहा है कि कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको बता दें बेटा कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन इसका मतलब डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है ना, डिक्रीज करेगी। तो बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए कंडक्टिविटी जो होती है बेटा ना, कप्पा, कंडक्टिविटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कप्पा, बाहुबली के मामा कटप्पा, ठीक है ना। तो ये जो कप्पा है बेटा ये क्या होता है? ये कंसंट्रेशन के या डाइल्यूशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। तो सही कह रहा है कि जब आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे यानी डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो सही बात है, डाइल्यूशन बढ़ेगा कंडक्टिविटी घट जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो सही करा बेटा। क्यों? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम टू कैरी द करंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेज ऑन द सॉल्यूशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा बेटा। क्योंकि जानते हैं ऐसा क्यों करता है? जब आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे यानी कंसंट्रेशन कम करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द आयंस घट जाते हैं बेटा, और जब घटेंगे डिक्रीज करेगा तो निश्चित तौर पर बेटा इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो करा पाएंगे।
है ना। तो रीज़न भी सही करा है, एसर्शन भी सही करा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा 9th का, कौन सा ऑप्शन सही होगा जब दोनों सही हो और रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? ए। चलो आगे हम लोग बढ़ते बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करें बेटा, देखिए एसर्शन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। यानी कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। बिल्कुल सही कह रहा है, करेक्ट। कैसे? क्योंकि देखो बेटा जो स्ट्रांग होता है तो ब्रेक हो जाता है किसी भी कंसंट्रेशन पर, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें तो आप ग्राफ देखें बेटा, इसका ग्राफ कुछ यूँ चलता है। यानी कहने का सेंस हो जाता है कि एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर नहीं पहुंच पाता। इसका कितना भी एक्सट्रापोलेशन कराओगे कभी कट नहीं करेगा, इस पॉइंट पर कट नहीं करेगा। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसके हम कंडक्टिविटी को पता ही नहीं कर पाएंगे लैम्ड। जब ये कहीं कट करता बेटा, मान लीजिए यहाँ कट करता तब ना हम पता करते हैं, लेकिन कभी क्या होता है पैरेलल हो जाता है, जैसे ट्रेन की पटरी की तरह बेटा, जैसे ट्रैक होते हैं एक दूसरे के पैरेलल चलते रहते हैं, वैसे ये भी हो जाता है बेटा। तो कुल मिलाकर के बिल्कुल सही कह रहा है। अब देखो बेटा यहाँ कह क्या रहा है, ये तो सही कह रहा है, बट रीजन कह रहा है कोलरास लॉ हेल्प टू फाइंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यस बिल्कुल सही कह रहा है, कोलरास लॉ इसीलिए बना ही है ताकि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की पता कर सके। उन्होंने क्या कहा था कि बेटा जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स अगर की बात करें तो उसका जो मोलर कंडक्टेंस होता है कब इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन पर, वो उसके समस्त आयन जितने भी आयन है बेटा उसके मोलर कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है। यानी x पॉजिटिव और y नेगेटिव के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, समझे? तो बेटा दोनों सही है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको बताना चाहिए कि एक्स्ट्रापोलेशन इसका पॉसिबल ही नहीं है, कभी कट नहीं कर पाता है। तो दोनों सही, बट रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 भी आपकी स्क्रीन पर चमक रहा है ना। क्या कह रहा है बेटा, असर्शन F2 इज स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cl2। बेटा क्लोरीन की कंपेरिजन देन फ्लोरीन जो होता है इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही, 101% सही बेटा कह रहा है। ठीक है ना। लेकिन अब रीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ F2 इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ Cl2, है ना। तो बेटा एक चीज़ बता दूं आपको कि यहाँ पर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम नहीं पता करेंगे, बल्कि क्या पता करते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता किया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ ये कहना चाहिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ F2 इज़ ग्रेटर देन Cl2। नो बेटा, यहाँ सही है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता बेटा वो अधिक होता है किसके लिए, F2 की अधिक होती, न कि ऑक्सीडेशन। ये बिल्कुल झूठ बोला है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है महाराज, बिल्कुल झूठ बोल रहा है ना। तो रीज़न तो इनकरेक्ट हो गया, एसर्शन क्या बेटा करेक्ट हो गया। जब एसर्शन सही हो रीज़न इनकरेक्ट हो तो कौन सा ऑप्शन लगा दोगे बेटा, कौन सा टिपोगे, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है एसर्शन में कि व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स नो गैस इज लिबरेटेड एट द एनोड। अभी मैं बताया बेटा, थोड़ा सा यहाँ घुमा दिया है। नो गैस मतलब गैस तो हाइड्रोजन गैस बनाना चाहता था तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही रहा बेटा, क्योंकि कॉपर सल्फेट जब कॉपर इलेक्ट्रोड से ले लिया तो कॉपर एनोड पर भी डिपॉजिट होगा, एनोड पर भी जाएगा बेटा, और कॉपर कैथोड पर भी जाएगा, तो गैस तो नहीं आ सकती। गैस को बाय बाय टाटा कर देंगे। ओके, बाय बाय टाटा, 1 किलो आटा। हाँ बेटा, तो रीज़न देखो, रीज़न देखिए, कॉपर ऑफ द एनोड इज मोर इजली ऑक्सीडाइज्ड देन हाइड्रोक्साइड आयंस और सल्फेट आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, 100% की बात कर दी है बेटा। कॉपर जो होता है एनोड पर मोर इजली ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोड्स वही है। अब बताओ कॉपर इलेक्ट्रोड्स जब ऑलरेडी है बेटा, तो ऐसे भी सल्फेट हाइड्रोक्साइड में कौन ज़्यादा इफेक्टिव होता, हाइड्रोक्साइड, सलोनी हाई, हाइड्रोक्साइड ज़्यादा इफेक्टिव होता। लेकिन जब इलेक्ट्रोड ही कॉपर है तो हाइड्रोक्साइड के पहुंचने से पहले ही पहले पहुंचा हुआ है, कह रहा है कि आओ बेटा मैं पहले से ही बैठा हुआ हूँ, हैं
पहले से ही कॉपर बैठा है बेटा। तो ये दोनों बिल्कुल सही कर रहे हैं बेटा। जब दोनों बिल्कुल सही कर रहे हैं और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है एसर्शन को, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा बेटा सही? ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, assertion रस्टिंग ऑफ आयरन पाइप कैन बी प्रिवेंटेड बाय ज्वाइनिंग इट विद अ पीस ऑफ मैग्नीशियम। बेटा कह रहा है कि आयरन जो है उसके रस्टिंग को रोकने के लिए हम करते क्या हैं, पाइप के ऊपर मैग्नीशियम को ज्वाइन करा देते हैं। यानी यहाँ आयरन हो गया, यहाँ ऊपर कौन आ जाएगा बेटा, मैग्नीशियम आ जाएगा, है ना। तो बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम की जो रिड्यूसिंग पावर है वो ज़्यादा होती है आयरन की कंपेरिजन देन, ठीक है ना। तो वो उसको सेफ रखेगा। अब बेटा अब चलो आगे, मैग्नीशियम मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड इज प्रेफरेंस टू आयरन एंड एक्ट एज द एनोड, ठीक है ना। तो बेटा जब यहाँ मैग्नीशियम ऊपर की तरफ है, और मैंने बता दिया कि इट इज़ मोर रिड्यूसिंग एजेंट, और जब रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा तो ऑक्सीडेशन अपना खुद कराएगा और खुद ऑक्सीडाइज्ड होकर के मैग्नीशियम आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिस पर ऑक्सीडेशन होता है बेटा वो क्या होता है, एनोड होता है, क्योंकि मैंने बताया था आओ CR, ऐसे एनोड उसे ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन होगा, ठीक है ना। तो बोलो कौन सा सही है बेटा, कौन सा सही हो जाएगा बेटा? एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, उसको डिफाइन भी कर रहा है एसर्शन को, तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ए ऑप्शन इज द करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? ए करेक्ट है बेटा। चलो आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा आपका वेट कर रहा है। गैल्वेनाइज्ड आयरन डज नॉट रस्ट। ये बेटा गैल्वेनाइजेशन मतलब जानते हो क्या होता है? जब आयरन के ऊपर, मान लीजिए ये आयरन है, इसके ऊपर जब हम जिंक की कोडिंग कर दें, किसकी कोडिंग कर दें बेटा? जिंक की, जिसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो कह रहा है गैल्वेनाइज्ड आयरन डज नॉट रस्ट। बेटा जब ऊपर से जिंक है तो आयरन अंदर क्या है, सेफ पड़ा हुआ है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो कहाँ से जंग लगेगा? जंग लगेगा ही नहीं बेटा, नॉट रस्टिंग, है ना। रस्ट ऑफ आयरन का जानते हैं फार्मूला भी कभी कभी पूछ देता है, तो आपको बता दूँ Fe2O3.XH2, इट इज़ द फार्मूला ऑफ रस्ट। XH2, X मतलब इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब बेटा देखो रीजन क्या कर रहा है, रीजन जिंक हैज़ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोपोटेंशियल देन आयरन। बेटा ध्यान देना, बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि जिंक जो होता है इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोपोटेंशियल देखोगे बेटा तो आयरन से क्या होता है, ज़्यादा नेगेटिव होता है। और जितनी ज़्यादा रिडक्शन इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है वो उतना ही पावरफुल, उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है बेटा। तो ये दोनों तो सही कह रहा है, और रीजन भी शायद एसर्शन को डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? झूठ बोल रहा हूँ क्या? नो। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बेटा। एसर्शन क्या कर रहा है, फॉर द डेनियल सेल जिंक, एक सेल रिएक्शन दिया बेटा, जिंक टू जिंक आयन, यहाँ बीच में साल्ट ब्रिज डबल लाइन है, क्यूप्रिक आयन टू कॉपर, इनका E0 सेल की वैल्यू दे दिया बेटा 1.1 वोल्ट। अब कह रहा है कि इस पर अपोजिट पोटेंशियल मोर देन 1.1 वोल्ट रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। बेटा देखिए बता दूं आपको कि जिंक यहाँ एनोड की तरह काम कर रहा है। एनोड की तरह एक्ट कौन करेगा? जिंक, क्योंकि जिंक पर देख रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक टू जिंक आयन यानी +2 बढ़ गया। जब ऑक्सीडेशन बढ़ता है तो उसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में जब वृद्धि होती है तो उसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। लेकिन कैथोड की तरह कौन काम करेगा? कैथोड की तरफ बेटा यहाँ कॉपर कर रहा है, क्योंकि कॉपर का देखिए Cu डबल पॉजिटिव यानी +2 से 0 हो गया, इसका मतलब घट रहा है, तो ये कैथोड की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है ना। और हमेशा आपको बता दो बेटा कि जो आपका गैल्वेनिक सेल होता है उसकी विशेषता होती है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड की तरफ मूव करता है, यानी जिंक टू कॉपर की तरफ मूव करता है इलेक्ट्रॉन। और करंट कहाँ फ्लो करता है बेटा? कॉपर टू जिंक, यानी इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन जिंक टू कॉपर। अब बेटा करंट उसके अपोजिट चलेगा, कहाँ चलेगा? कॉपर टू जिंक फ्लो करता है, ठीक है ना। तो जब 1.1 वोल्ट तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों मतलब सेल का, जब हम 1.1 वोल्ट से अधिक फ्लो कराएंगे बेटा कैथोड से, अब एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, कहाँ चलेगा? कैथोड टू एनोड की तरफ कौन मूव करेगा बेटा? एनोड की तरफ कौन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब करंट की तरफ फ्लो करेगा, ध्यान दीजिएगा, करंट करेगा बेटा एनोड टू कैथोड, बोले तो जिंक टू कॉपर की तरफ कौन चलेगा बेटा? करंट फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रॉन कॉपर टू जिंक की तरफ फ्लो करता है, ठीक है ना। अगर 1.1 वोल्ट करेंगे बेटा तो इक्विलिब्रियम स्टेट्स आ जाएगी, यानी कहीं भी इलेक्ट्रॉन न तो फ्लो करेगा ना करंट फ्लो करेगा। लेकिन 1.1 वोल्ट से अगर बाहर वाला कम है तो हमेशा सेल इफेक्टिव होगा, तो हमेशा उस कंडीशन में जिंक से इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ चलेगा और इलेक्ट्रिक करंट कॉपर टू जिंक की तरफ मूव करता है। तो बेटा यहाँ 1.1 वोल्ट से अधिक है तो हमेशा आपका प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, यानी बिल्कुल सही कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो कैथोड टू एनोड यानी कॉपर टू जिंक की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो एसर्शन इज करेक्ट। रीजन देखिए क्या कर रहा है,
जिंक इज डिपॉजिटेड एट द एनोड एंड कॉपर इज डिजॉल्व्ड एट द कैथोड। यस बेटा, जिंक क्या है, एनोड, जिंक जो है, जिंक यहाँ पर एनोड की तरफ बिहेव कर रहा है, तो एनोड क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में जाना शुरू कर देगा, है ना। और कॉपर डिपॉजिट होता है सामान्य कंडीशन में, लेकिन जब आपका सेल का प्रोसेस उल्टा हो गया, मोर देन 1.1 वोल्ट फ्लो कराओगे तो अब उल्टा हो गया ना। अब एनोड कौन हो गया बेटा, आपका अब एनोड की तरफ बिहेव कर रहा है कॉपर। तो कॉपर जो है वो कॉपर रॉड मेल्ट करके क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाना शुरू कर देगी। और अब नया कैथोड कौन बन गया बेटा, जो जिंक है वो जिंक कैथोड की तरफ काम कर रहा है, और कैथोड पर रिडक्शन होता है तो जिंक आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक के फॉर्म में डिपॉजिट होना शुरू कर देंगे। तो बेटा एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है, अ सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KCl इज यूज टू मेक अ सॉल्ट ब्रिज इन द कंसंट्रेशन सेल। बेटा ध्यान देना, KCl का हम लोग यूज़ करते हैं, कह रहा है कि इसका सेचुरेटेड सॉल्यूशन यूज़ किया था बेटा सॉल्ट ब्रिज में। सॉल्ट ब्रिज आपको बताया गया था बेटा कि इसका दो मेन काम होता है, एक तो कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन करना, फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट सेल, इसके बिना कंप्लीट सेल नहीं बन पाता है, और दूसरा क्या करता बेटा, वो जो आयंस होते हैं, है ना, आयंस को मेंटेन करके न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता बेटा, सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो KCl का यूज़ करते बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है। अब रीजन कह रहा है मोबिलिटी ऑफ पोटेशियम एंड क्लोराइड आयंस आर नियरली द सेम। जी बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, इसीलिए यूज भी हम लोग करते हैं। यानी जिस रेट से पोटेशियम बेटा, पोटेशियम आयन कैथोड की तरफ जाएगा, उसी रेट से एनोड की तरफ क्लोराइड आयन मूव करता है, ठीक है ना। और इसीलिए जो है सॉल्ट ब्रिज में इसका यूज भी करते हैं। तो बेटा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। फिर प्यारा रिक्वेस्ट बेटा, अच्छा कमेंट्स भी ज़रूर करना, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है बेटा तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और इसका फ़ायदा लीजिए बेटा, ठीक है ना। MCQ असर्शन रीजन तो बहाना है, मुझे पूरी केमिस्ट्री पढ़ाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में असर्शन में क्या करें, मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स शोज अ शार्प इंक्रीज व्हेन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। बेटा ध्यान देना, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स शोज अ शार्प इंक्रीजेज व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। बेटा बता दें, मोलर कंडक्टिविटी जो होती है डाइल्यूटेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पहली बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बेटा ग्राफ मैंने बताया था कि ग्राफ जब आप प्लाट करोगे तो पहले धीरे धीरे देखो, इधर जीरो, इधर हम क्या करें बेटा, इधर कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, इधर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज्यों ही कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज़ करेंगे, है ना, जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करें बेटा, तो इस सिचुएशन में लैम्डा एम की वैल्यू क्या होती है, पहले बढ़ेगी बेटा, मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, और बाद में जाकर के तेज़ी से बढ़ता है, फिर एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है ना, पैरेलल हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कह रहा है कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, रीजन देखिए कह रहा है, तो ये तो सही कह रहा है, असर्शन इज करेक्ट, बट रीजन क्या कह रहा है बेटा, रीजन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा जो है डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल गलत कहा बेटा, क्योंकि जब हम जैसे जैसे डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे ना बेटा, तो अल्फा जो DOD है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो बढ़ती है बेटा, बढ़ती है, तभी तो देख रहे हैं कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या करती है, बढ़ती जाती है बेटा, आयंस ज़्यादा बनते हैं। तो ये बिल्कुल गलत कर रहा है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बेटा वो डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलती है। तो रीजन इज इनकरेक्ट बट असर्शन इज करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें बेटा, देखिए, जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यस बेटा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लोगे ना तो जिंक जो होता है वो डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि कॉपर, इसीलिए जिंक सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना देगा। अच्छा, ऐसा इसलिए करता है बेटा क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो जिंक का होता है, इट इज़ लेस देन E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर से कम होता है, इसीलिए ऐसा करता भी है, ठीक है ना। तो देखिए E0 जिंक का दिया बेटा -0.76 और कॉपर का 0.34 वोल्ट। तो देखिए जितना कम जिसका होगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वह उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फिर से ध्यान देना बेटा, जिसकी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितनी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है।
यानी ई नॉट आर और रिएक्टिविटी एक दूसरे क्या है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ई नॉट आर की वैल्यू ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी कम होगी, और ई नॉट आर की वैल्यू बेटा कम है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो बोलो क्या कह रहा है बेटा, सही कह रहा है, बिल्कुल सही कहा। और रीजन देखिए एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, MCQ बहाना है, केमिस्ट्री मुझे पढ़ाना है। बेटा एसर्शन में कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोमोट कोरोजन। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी उपस्थिति कोरोजन को प्रमोट करती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, बिल्कुल सही, 101% सही कह रहा है बेटा। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा बेटा कि CO2 जो होता है, ये जो मॉइस्ट होती नमी होती बेटा, उसको एब्जॉर्ब करके कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। किसका, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। यह कार्बोनिक एसिडवा जो है ये बेटा ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन आयन एंड बाई कार्बोनेट आयन में। जब ये बेटा ब्रेक हो जाएगा कार्बोनिक एसिड, तो जानते क्या होता है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है बेटा, और यही हाइड्रोजन आयन जो होता है वो प्रोमोट करता है कोरोजन को। चल बेटा और बढ़ा दो, अभी धीरे धीरे कोरोजन कर रहे हो और तेज़ी से बढ़ा दो, ठीक है ना। तो जी बिल्कुल सही करा है सेशन, 101% मुहर लगा दिया जाए। अब रीजन कह रहा बेटा CO2 गैस इज पॉइजनस, बिल्कुल गलत कह रहा है बेटा। यहाँ पॉइजन जहर से कोई मतलब ही नहीं है इसका, है ना। हमने तो बता दिया बेटा कि CO2 जो है पॉइजनस की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, बल्कि ये प्रमोट कर रहा है बेटा, है ना। कोरोजन को और ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। कैसे, देख ही रहे हो, वाटर मॉइस्ट से रिएक्ट करके बेटा कार्बोनिक एसिड, और फिर बाद में प्रोटॉन दे देगा हाइड्रोजन आयन, जो कि पॉइजन नहीं बेटा और प्रमोट करता है। तो रीजनवा तो गलत हो गया बेटा, रीजनवा तो गलत हो गया, और एसर्शनवा क्या हो गया बेटा, सही हो गया। तो जब एसर्शन सही हो, रीजन इनकरेक्ट हो, तो कौन सा ऑप्शनवा होगा बेटा, सी ऑप्शनवा इज द करेक्ट। ओके, चलो आगे। बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन सीरीज चल रही है, उसका लास्ट क्वेश्चन एसर्शन रीजन में देख रहा हूँ। देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, 20 क्वेश्चन बता रहा है, द डेनियल सेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम। बेटा जो डेनियल सेल होता है कुछ समय के बाद क्या करता है, वो डेड कर जाता है, ठीक है ना, डेड कर जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही करा बेटा, और डेड करने के लिए तो मनुष्य भी डेड कर जाता है, पूरा बेटा जो भी हैं सब डेड करने वाले हैं, तो डेनियल सेल भी डेड कर जाता है, बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। लेकिन देखो रीजन क्या कर रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इंक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ कॉपर डिक्रीजेस। बेटा ये कह रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना, जो रिडक्शन इलेक्ट्रो पोटेंशियल आ रहा है बेटा जिंक का, वो इंक्रीज करने लगता है। जबकि कायदे से क्या करना चाहिए बेटा, रिएक्शन के लिए जिंक और कॉपर को जब हम रखेंगे तो जिंक का क्या होना चाहिए, है ना, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, है ना, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, और रिडक्शन पोटेंशियल इसका नेगेटिव होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सेल काम करने लगता है बेटा, तो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल वो बढ़ने लगता है, और कॉपर का क्या करने लगता है, घटने लगता है। जबकि होना कैसा चाहिए था, कॉपर का बढ़ना चाहिए और जिंक का घटना चाहिए था, तो ठीक उल्टा होने लगता है। इसलिए धीरे धीरे क्या करता है, डेड कर जाता है, खत्म हो जाती कहानी। तो बिल्कुल सही, रीजन भी सही करा है, सेशन भी सही करा है। जब दोनों सही है बेटा, तो ऑप्शनवा कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर हम लोग विदा लेंगे। अब हम लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। लेकिन लाइक सब्सक्राइब करना, अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दूसरे को भी प्रमोट करिए, और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग फ़ायदा ले सके बेटा। सबका साथ सबका विकास। MCQ एसर्शन रीजन तो एक बहाना है, केमिस्ट्री मुझे पढ़ाना है। तो इसी के साथ मैं अब विदा लेता हूँ, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन का MCQ क्वेश्चन लेकर के बेटा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।